गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस स्टडी में हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉमर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने कॉमर्स के एलिमेंट्स में से ट्रेड किया था कि ट्रेड क्या होता है और ट्रेड की आगे टाइप्स डिस्कस की थी। उसके बाद हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हाउ वी कैन रन अवर बिजनेस स्मूथली, कि कैसे हम अपने ट्रेड को स्मूथली चला सकते हैं और जो भी हर्डल्स हमारे ट्रेड में आएंगी उन सारी हर्डल्स को हमने कैसे रिमूव करना है। ये सारी हमारी जो हिंड्रेंसेस हैं वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस एंड हिंड्रेंस ऑफ टाइम ये डिस्कस कर दिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our fourth hindrance, that is hindrance of risk। hindrance of risk सो ये है बेटा जी हमारे लिए इंश्योरेंस। अब जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है इसको हमने कैसे ओवरकम करना है इस प्रॉब्लम को। सो हर एक पर्सन जो भी बिजनेस कर रहा है, जितनी भी वो एक्टिविटीज कर रहा है, चाहे वो स्मॉल स्केल पे कर रहा है चाहे वो लार्ज स्केल पे कर रहा है, ठीक है। सो हर एक बिजनेसमैन को किसी ना किसी मोड पे बेटा रिस्क तो है ही पड़ा। अब मेरे गोडाउन में सामान पड़ा है, दैट इज स्टोरेज, तो वो सामान का भी रिस्क है मेरे को कि वो सामान खराब हो सकता है। मैं सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूं, तो रास्ते में भी तो कुछ सामान को एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो वो भी रिस्क है, ठीक है। सो हर एक तरह का रिस्क, ताकि मेरे सामान की कोई चोरी ना हो, कोई डैमेज ना हो, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज ना आए। नेचुरल कैलामिटीज लाइक कोई सुनामी वगैरह आ गई, कोई नेचुरल अदर विक्टिम्स आ गए, ठीक है, कोई फ्लड्स वगैरह आ गए। सो इस सारे रिस्क को मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं? बाय टेकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्या करूंगा? इंश्योरेंस कवर लेकर अपने इस रिस्क को कवर अप कर सकता हूं, ठीक है। सो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? बिजनेस के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्या करना है, कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है। जस्ट वेट बेटा। हाँ जी, हम बात कर रहे थे बेटा इंश्योरेंस की, कि इस केस में क्या होगा, जो भी हमारा बिजनेस है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेगा। क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेगा कि अगर मेरे सामान को कोई भी नुकसान होता है, चाहे वो चोरी होता है चाहे वो आग लगती है, ठीक है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपेंसेशन पे करेगी। बट उसके लिए हमें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी और ये भी लिखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को बदले में हम क्या पे करेंगे। मतलब जो बिजनेसमैन है वो इंश्योरेंस कंपनी को कितना एनुअल चार्जेस पे करेगा, ताकि इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो ये थी हमारी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क विच कैन बी ओवरकम बाय द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। अब फिफ्थ हम बात कर रहे हैं
पैसे की, फाइनेंस। अब फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंस है बेटा वो क्या है, हमारे बिजनेस की एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं। जिस तरीके से बैकबोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बैकबोन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो पैसा है, फाइनेंस है, वो बिजनेस के लिए बैकबोन का काम करता है, जिसके बिना कोई भी बिजनेस मार्केट में नहीं सरवाइव कर सकता। हर एक काम के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमने कोई सामान खरीदना है, कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है। अब बात आती है कि वो पैसा हम कहाँ से रेज करेंगे और कैसे रेज करेंगे। सो द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जो भी पैसा हमें ज़रूरत है हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ करने के लिए, अब वो पैसा हमारा कहाँ से आएगा, दैट कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। हम बैंक से ये सर्विसेज ले सकते हैं। क्या करेंगे हम, बैंक से सर्विसेज लेंगे। क्या सर्विस लेंगे कि बैंक हमें इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई ना कोई शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म लोन है वो प्रोवाइड कर देता है, जिसकी बदौलत हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं। सो ये था हमारा हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। पैसे की सबसे बड़ी समस्या है कि हमने उस पैसे की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, बाय टेकिंग द बैंकिंग सर्विस फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। एंड द लास्ट हिंड्रेंस ऑफ दैट इज इंफॉर्मेशन, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने पढ़ा था कि जो सेलर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में है। बट जो हमारे कस्टमर्स हैं दे आर लार्ज इन नंबर्स, दे आर लार्ज इन नंबर्स। नाउ हाउ इज इट्स पॉसिबल टू कन्वे द मैसेज बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स, कि उनके लिए ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मैन्युफैक्चरर देना चाहता है कंज्यूमर को, तो वो कैसे देगा। कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्राइस के रिलेटेड है, चाहे वो क्वालिटी के रिलेटेड है, चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड है। सो हाउ द कंपनी, हाउ द मैन्युफैक्चरर कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर्स। अगर हम सिंगल सिंगल कंज्यूमर की बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 5 साल बिल कम कम पड़ जाएंगे अगर हमने अकेले अकेले कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है। सो इसके लिए जो कंपनीज हैं वो किस चीज़ का सहारा लेती हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग। सो इन दिस केस, सो कंपनी टेक द एडवर्टाइजिंग सर्विस फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का काम क्या है, कंपनी के बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट तैयार करना और उसको पब्लिश करना, ताकि कंपनी जो भी मैसेज, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी अपना मैसेज कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है वो इजीली उस मैसेज को कन्वे कर सकता है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो ये थे हमारे बेटा जी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये थे हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक बार मैं इसकी समरी आपको बता रहा हूँ, जल्दी से सुन लीजिए कि हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी हर्डल्स पड़ी थी और उसको हमने कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला था हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स मतलब कि जो हमारे नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कम थे, बट जो नंबर ऑफ बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा थे। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आउट। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी ना नेटवर्क इशू की वजह से आपकी क्लास
डिस्कनेक्ट हो रही है बेटा बार बार। हाँ जी, सो हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग द मिडल मैन, कि जो हमारे होलसेलर्स या रिटेलर्स आते हैं वो हमारे लिए एक तरह का मिडल मैन का काम करते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करके आगे किसको प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स को। इसके बाद हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, कि जो सामान है वो प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है और कंज्यूम कहीं और हो रहा है। सो प्लेस, कि हमने इस समस्या को कैसे दूर करना है, बाय द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह पे सामान हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। इसके बाद वेयर हाउसिंग, की जो हमारी हिंड्रेंस ऑफ टाइम था, हिंड्रेंस ऑफ टाइम दैट इज कि सामान प्रोड्यूस आज हो रहा है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर महीने में प्रोड्यूस होता है, बट वो कंज्यूम क्या होता है पूरे साल। तो हमने उसकी जो कंजम्पशन है उसको कंटिन्यूसली कैसे रख सकते हैं, बाय स्टोरिंग देम इन द वेयर हाउसेस। फोर्थ आ गया जी हमारे पास इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या है, कि रिस्क को कवर अप करना, कि जो भी हमारा बिजनेस कर रहे हैं हम, हर एक मोड़ पे हमें रिस्क है, ठीक है। सो उस रिस्क को कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, बाय टेकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको हमने कैसे दूर करना है, बाय टेकिंग बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम द बैंक। एंड लास्ट इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन आगे कस्टमर्स तक पहुंचानी है, तो अकेले अकेले कस्टमर तक ये चीज़ बेटा उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो वो क्या करते हैं, एक मास मीडिया एडवर्टीजमेंट एजेंसी के साथ टाई अप कर लेते हैं, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, उनके बिहाफ पे कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करती हैं आगे। ठीक है, चलिए इसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब हमने ये तीनों एलिमेंट्स बेटा अच्छे से डिस्कस कर लिए, कि इंडस्ट्री क्या होती है हमारी, ठीक है, कॉमर्स क्या है और ट्रेड क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सो बेसिस ऑफ डिफरेंस, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट इंडस्ट्री का, एंड आफ्टर दैट कॉमर्स एंड ट्रेड। सो फर्स्ट एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। अब इंडस्ट्री क्या काम करती है, सामान को बनाना या सर्विस को प्रोड्यूस करना। कॉमर्स का काम क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई हैं उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। और ट्रेड का मेन एक्टिविटी क्या है, दैट इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, सामान को खरीदना और सामान को बेचना। सेकंड आ गया जी हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट। किस केस में कैपिटल की ज्यादा जरूरत है और कौन सी कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। दो तरह की कैपिटल होती है सबसे पहले तो, एक तो होती है बेटा हमारे लिए फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल होती है बेटा वो हमारे लिए होती है लॉन्ग टर्म के लिए, जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारे लिए होती है शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे हमने नॉन करेंट और करेंट एसेट्स पढ़े हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो फिक्स्ड कैपिटल होगी वो हमारे लिए लंबे टाइम के लिए होगी, और जो वर्किंग कैपिटल होगी वो रूटीन एक्टिविटीज के लिए होगी। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स वो पैसा जो कि हमें किस लिए चाहिए, कोई मशीन वगैरह परचेज करनी है या कोई बिल्डिंग वगैरह परचेज करनी है। बट वर्किंग कैपिटल कौन सी होगी, वो कैपिटल जो कि हमें रूटीन एक्टिविटीज, जो डेली के हमारे खर्चे हैं उनको पे करने के लिए चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए दोनों ही तरह की कैपिटल हमें ज़रूरत है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल है।
ठीक है। कॉमर्स के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, बट फिक्स्ड कैपिटल के लिए कम चाहिए। मतलब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट होगी कॉमर्स के केस में वो कम होगी। ट्रेड, ट्रेड में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। सो ये थी हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके बाद स्कोप, स्कोप का मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स इनमें हम इंक्लूड करते हैं। इंडस्ट्री में आता है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ट्रेड में होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। आगे नो डाउट होम ट्रेड की भी हमने सब कैटेगरीज पढ़ी थी और फॉरेन ट्रेड की भी पढ़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किस तरीके का हम बेनिफिट क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्री का काम क्या है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब हम शेप चेंज कर देते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। कॉमर्स के कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है, कौन सा बेनिफिट देता है, प्लेस एंड टाइम, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस एंड टाइम। ठीक है। एंड आल्सो पोजेशन यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी भी देता है, क्योंकि पोजेशन का मतलब होता है कि पहले सामान सेलर के पास था, अब वो बायर तक पहुंचाना है। तो वो सारी एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी कि कॉमर्स में हम वो सारी एक्टिविटीज का सम टोटल करेंगे जो एक्टिविटीज सामान को प्रोड्यूस करने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने की एक्टिविटीज हैं। ठीक है। प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी। बट ट्रेड में केवल हमारी पोजेशन यूटिलिटी ही आएगी कि मैंने सामान खरीदा और आपको बेच दिया। ठीक है। एक पर्सन से जो पोजेशन है वो दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो रही है, कोई टाइम यूटिलिटी नहीं है, कोई प्लेस यूटिलिटी नहीं है, ओनली पोजेशन यूटिलिटी। रिस्क एलिमेंट, अब किस केस में रिस्क ज़्यादा है, किस केस में कम है। इंडस्ट्री केस में सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्री में है। कॉमर्स में लेस रिस्क है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, और जो ट्रेड है उसमें सबसे कम रिस्क है एज कंपेयर टू बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो वी कैन से कॉमर्स इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, बट ट्रेड इज द लीस्ट रिस्की एज कंपेयर टू बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है जी। लास्ट आ गया हमारे पास म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस, कॉमर्स एंड ट्रेड दोनों ही इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा। कॉमर्स एंड ट्रेड बोथ डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री सामान नहीं बनाएगी तो कैसे हम उसको बेचेंगे, कैसे उसकी खरीद करेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड। कहते कॉमर्स ट्रेड के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेड इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के बिना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि अगर हम सामान को बेच ही नहीं रहे तो सामान को बनाकर भी क्या करेंगे। ठीक है ना। सो ट्रेड इज most important, or we can say in the absence of trade there is no justification of commerce and industry। ट्रेड के बिना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। सो ये था बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। 1.1 भी हमने कर लिया, 1.2 भी कर लिया। ठीक है। मैंने आपको पहले ही दिन शायद बता दिया था कि 1.3 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उसको आप छोड़ देंगे। तो जो फोर्थ पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस रिस्क, इट्स नेचर एंड कॉजेज। बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका क्या नेचर है, उसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के आने के। ठीक है, और उसको हमने कैसे दूर करना है।
चलिए अब हम 1.4 बेटा जी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस रिस्क, इट्स मीनिंग, नेचर एंड कॉजेस। सो सबसे पहले यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। रिस्क का मतलब होता है खतरा। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब अचनचेत कुछ भी होना। अनसर्टेन, सर्टेन का मतलब जो चीज पता है भी होगी, अनसर्टेन का मतलब जो चीज हमें नहीं पता और वो चीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या है बेटा? रिस्क की मदर है। अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है। It refers to the possibility of inadequate profits or even losses in the business because of uncertainties। कहते बिजनेस रिस्क क्या है? हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में हाँ जी, हमारे बिजनेस में इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस होने की संभावना बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट इज नॉन एज बिजनेस रिस्क। मतलब हमारे बिजनेस में अचानक से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस होने की संभावना को हम कहेंगे बिजनेस रिस्क। रिस्क को हम केवल लॉसेस के लिए नहीं यूज करेंगे बेटा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स भी अगर होते हैं, इनएडिक्वेट का मतलब अचानक से अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। अब रिस्क क्या है? रिस्क इज द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। जो खतरा है हमारे बिजनेस की एक चीफ करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता। मैंने आपको बिजनेस के जब फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम पे बताया था कि रनिंग ऑफ बिजनेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बिजनेस चलाना कि जो बिजनेस को चलाना है वो हमारे लिए एक फूलों की चादर के ऊपर सोना नहीं है। हर एक मोड़ पे, हर एक स्टेप पे हमें बेटा रिस्क है जो उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब रिस्क कुछ भी हो सकता है। सामान पड़ा है गोडाउन में, वो खराब हो जाना वो भी रिस्क है। मार्केट में अचानक से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो जाना वो भी हमारे लिए रिस्क है। ठीक है, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। कुछ भी हमारे बिजनेस में नुकसान होने की संभावना वो क्या है? रिस्क है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं वन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क अकॉर्डिंग टू व्हीलर। रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। हमारे बिजनेस में लॉस होने के चांसेस को रिस्क बोला गया है।
या फिर कुछ अनफेवरेबल अकरेंस होना, पॉसिबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल अकरेंस, अनफेवरेबल जो कि हमारे बिजनेस के फायदे में नहीं है। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है, क्या इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटीज का कारण है। ठीक है, अनसर्टेनिटीज अचानक से कुछ भी होना। अब अनसर्टेनिटी कोई भी हो सकती है इनमें से, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नेचुरल है। ह्यूमन अनसर्टेनिटी क्या होगी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ वगैरह स्ट्राइक पे बैठ गए या फिर कोई एम्प्लॉयज़ चोरी करना शुरू कर दें, सो वो हमारे लिए ह्यूमन अनसर्टेनिटी है। बिजनेस अनसर्टेनिटी, हमारे बिजनेस की गलतियाँ, डिमांड की गलत असेसमेंट लगा लेना, प्राइजेस को चेंज कर देना, वो हमारे लिए बिजनेस अनसर्टेनिटी है। नेचुरल, कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाना, स्नोफॉल, ठीक है, कोई सुनामी वेव्स वगैरह आ जाना, वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल अनसर्टेनिटीज। सेकेंड फीचर है बेटा रिस्क का, इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये जो रिस्क है एक असेंशियल पार्ट बन चुका है हर एक बिजनेस का, क्योंकि कोई भी बिजनेस रिस्क के बिना आजकल नहीं चल रहा। हर एक बिजनेस में ये एक जरूरी एलिमेंट बन चुका है। ठीक है। थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। कहते जितनी हमारा रिस्क की डिग्री होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा बिजनेस का साइज क्या है। अगर हमारे बिजनेस का साइज लार्ज है तो हमारा रिस्क भी ज़्यादा होगा। हम कहते हैं ना, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना रिस्क, उतना नुकसान भी ज़्यादा होगा। फोर्थ इज प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। जो प्रॉफिट है वो क्या है, एक कंसिडरेशन है कि हम कोई भी रिस्क क्यों लेते हैं। वाई द बिजनेसमैन टेक्स रिस्क। अब हम बिजनेस करते हैं बेटा, रिस्क लेकर कर रहे हैं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन, और वी कैन से प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, कि रिस्क को बियर करने के बदले में हमें क्या रिसीव होता है, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। कहते जो हमारा बिजनेस का रिस्क है वो ये भी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस तरीके का है, हमारा बिजनेस किस तरीके का है। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस कोई साल्ट पल्सेस वगैरह का है, या फिर हमारा बिजनेस कोई फैशनेबल प्रोडक्ट्स का है। अब देखिए सिंपल सी यहाँ पर बात है, अगर तो हमारा बिजनेस कॉमन सी आइटम्स का है जिसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहती है, जैसे कोई किराना स्टोर हो गया, ठीक है, कोई साल्ट वगैरह हो गया, कोई मैच बॉक्स वगैरह हो गया, इस तरह का बिजनेस है जिसकी डिमांड ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में जो बिजनेस रिस्क होगा वो कम होगा। बट अगर हमारे बिजनेस में, हमारा बिजनेस फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती रहती है, उस केस में हमारे बिजनेस में बेटा जो रिस्क होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि किस तरह का हमारा बिजनेस है। ठीक है। सो आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब इस चैप्टर का बेटा ये लास्ट टॉपिक ही रह गया हमारा, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये 2 पेजेस हैं जो कि आज कंप्लीट तो वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है। सो दीज 2 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट बिजनेस स्टडी लेक्चर्स। ठीक है। सो नाउ आज थोड़ी सी बेटा नेटवर्क इशू की वजह से हमारी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। सो अगर अभी किसी को कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया या कोई रह गया था नेटवर्क इशू की वजह से, तो जल्दी से अपना पॉइंट बेटा जी लिख दीजिए। ठीक है। एक बार आप यूट्यूब पे भी ये वीडियो बेटा ज़रूर सुन लीजिए जो भी मैं अपलोड करूँगा, ताकि कोई भी क्वेरी होगी तो आपकी क्लियर हो जाए। चलिए
जल्दी से बेटा, इससे पहले भी अगर किसी ने कोई चैट बॉक्स में लिखा था कोई मैसेज तो दोबारा से प्लीज़ लिख दीजिए ताकि आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकें।